हेलो एवरीवन। बस अभी लिंक शेयर कर दूं फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन। तो ये क्लास स्टार्ट करने के लिए ही आए हैं, बाकी सब लोग कनेक्ट हो जाएं। अब ऐसा तो नहीं होगा ना आप ऑफलाइन क्लास में बैठते होंगे अचानक से आपके पहुंचते ही क्लास स्टार्ट हो जाती होगी। अभी जस्ट अभी 9 बजा है, बाकी अपने एक दो लोग 1-2 मिनट और वेट करते हैं। लोग अभी कनेक्ट हो रहे हैं फिर हम स्टार्ट करते हैं। 2 क्लासेस मैं आपकी करा चुका हूँ और इसमें हमने करीब मेरे ख्याल से 30 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं रिगार्डिंग सितंबर करंट अफेयर्स। ठीक है, तो इसी को हम कंटिन्यू करते रहेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के हम निकले जा रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं चल रहा है कि बिल्कुल वो वाला आपका सीन चल रहा हो कि क्वेश्चन पढ़ा ये रहा आंसर, क्वेश्चन पढ़ा ये आंसर। अपन जो कर रहे हैं, अपन क्वेश्चन के साथ साथ उसकी साइड नॉलेज भी ले रहे हैं, इसीलिए 1 घंटे में अपने सिर्फ 15 क्वेश्चन हो पाते हैं। तो आपको ये नहीं समझना है कि सिर्फ 15 क्वेश्चन हो रहे हैं। हर क्वेश्चन में आप नोटिस कर रहे होंगे 4-5 क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा बन ही रहे हैं, है ना। तो 50 से ऊपर आपके क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन रहे हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है क्वेश्चंस एक ही तरह से पूछा जाए। क्वेश्चन किसी भी एंगल से पूछा जा सकता है। एक पॉइंट से रिलेटेड 50 पॉइंट बन जाते हैं, उनसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो हमें वो भी तो कवर करना पड़ेगा। एक्चुअल में जो आजकल आपका पैटर्न हो गया वो डायनेमिक पैटर्न हो गया, और इस डायनेमिक पैटर्न में उनकी कोशिश ये नहीं रहती कि सिर्फ जो करंट इवेंट उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। उस करंट इवेंट से रिलेटेड अगर कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन है तो वो भी वो पूछ सकते हैं, या उस इवेंट से रिलेटेड कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी बन रहा होगा वो भी पूछ सकते हैं। ये मैं अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस रिगार्डिंग आपके करंट अफेयर्स बन सकते हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। एक दो क्वेश्चंस पूछूं, देखें पिछले कितने याद हैं आप लोगों को। चलिए ये वाला बताइए, ये वाला कल हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू लॉन्च द प्लास्टिक पैक्ट, क्वेश्चन नंबर 18। याद है कि नहीं है? जितना पढ़ना इम्पोर्टेंट है उतना ही आपका रिवीजन भी इम्पोर्टेंट है। अगर रिवीजन हाथ से गया तो सारा खेल खराब हो जाएगा। बहुत बढ़िया। लेट मी ट्राई समथिंग न्यू। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दीजिए।
कल पढ़ा था ये। बहुत बढ़िया। से 6 से 12, ठीक है, कौन सा है? 6 से 12। ऑल राइट। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फिर आज के क्वेश्चन है ना। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30 तक कर लिया था, उसके आगे की कहानी आज हम बढ़ाएंगे। ये वाला क्वेश्चन लास्ट हमने डिस्कस करा था कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी आपकी कहाँ बन रही है, और हमने देखा था ये अलीगढ़ में बन रही है। ऑलराइट। तो ये रहा आज का आपका पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है द फर्स्ट विमेन टू रीड न्यूज बुलेटिन हिंदी ऑन बीबीसी, ठीक है। बीबीसी एक ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है। इनके अलग अलग कंट्रीज में उन्हीं की लोकल लैंग्वेजेस में चैनल चलते हैं। जैसे इंडिया में क्या चलता है? इंडिया में चलता है बीबीसी हिंदी। तो बीबीसी हिंदी एक बहुत पुराना न्यूज कास्टिंग चैनल है इंडिया में। तो पहली विमेन जिन्होंने हिंदी में न्यूज बुलेटिन पढ़ी थी, नियरली कुछ 60 साल पहले, अभी उनकी डेथ हुई है, 93 ईयर्स में उनकी डेथ हुई है। तो उन पर्सन का नाम पूछ रहा है, द फर्स्ट विमेन। क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? ऑल राइट, बी ऑप्शन। उपांग जिरांग बी कह रहे हैं, जोए मैक भी बी कह रहे हैं। और लोग बताइए। देखिए कुछ ना कुछ तो लग रहा होगा, अटेम्प्ट जरूर करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो एग्जाम में भी दिक्कत होगी। क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में अल्टीमेटली आप कितना भी पढ़ के जाएं, करना क्वेश्चन ही है। वहां पे कोई आपसे थ्योरी नहीं पूछने जा रहा है। वहां पर आपको क्वेश्चन में एक एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, उसको अटेम्प्ट करना होगा। तो पढ़ना अलग चीज है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना इज अ डिफरेंट थिंग। दोनों अलग कलाएं हैं। कई बार हमें चीजें नहीं भी पता होती, बट फिर भी अगर हमारे पास क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की टेक्निक्स हैं, तो फिर भी हमारे क्वेश्चंस करेक्ट हो जाते हैं, है ना। तुक्का, इंटेलिजेंट गैसिंग, ये सब यूज कर करके, जिसको हम डिस्कस भी करते रहते हैं। तो क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 31। चलिए आंसर बता देता हूँ। करेक्ट आंसर इज रजनी कॉल, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, ऑप्शन बी, रजनी कॉल इज द करेक्ट आंसर। शी वाज द फर्स्ट वुमन टू रीड न्यूज बुलेटिन इन हिंदी ऑन बीबीसी, ठीक है। बीबीसी हिंदी में न्यूज बुलेटिन पढ़ने वाली वो कौन थी? पहली महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। विच कंपनी हैज लॉन्च द नमस्या ऐप? नमस्या ऐप developed exclusively for the benefit of the vendors. किस कंपनी ने लॉन्च किया? Which company has launched the Namasya app developed exclusively for the benefit of the vendors? बताइए। इसका मेरे ख्याल से अभी आंसर्स नहीं दिए हैं किसी ने। Which company has launched the Namaste app developed exclusively for the benefit of the vendors? ये मेरे पास ही आंसर नहीं आ रहे हैं, या फिर आप लोग आंसर कर नहीं रहे हैं इसका? इतना भी कोई टफ क्वेश्चन नहीं है ये, आसान क्वेश्चन है, ये बन जाना चाहिए आपसे। सेल। जोमेक ने गैस लगाया है सेल। इनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्या करा, इनके जो वेंडर्स हैं, वेंडर्स मतलब जो इन तक सामान पहुंचाते हैं, इनकी प्रोडक्ट की सप्लाई करते हैं, या फिर इनसे बनाए हुए प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेके जाते हैं। तो इस तरह के जो वेंडर्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, उनकी मदद के लिए एक नमस्ते ऐप बनाया है। और करेक्ट आंसर क्या होगा? कुछ लोग और आंसर दें तो मुझे बताने में अच्छा लगेगा। हाँ जी। तो इसमें आपका, जितने मैं आंसर्स देख पा रहा हूँ, तो गोमी दिर्ची का आंसर है अनो बांग्यान। उनका आंसर करेक्ट है, इट इज नाल्को, ठीक है। अब कोई भारत का जिम्मेदार नागरिक मेरे को नाल्को की फुल फॉर्म बता दे। नाल्को की फुल फॉर्म क्या होगी? है कोई देश का जिम्मेदार नागरिक जो मेरे को नाल्को की फुल फॉर्म बता दे? बहुत टफ नहीं है, आसान सी चीज है। नाल्को एक ऑर्गेनाइजेशन है, पीएसयू है।
हिंट दे देता हूँ, एल्यूमिनियम के लिए है, ठीक है। सेल नहीं है, करेक्ट आंसर इज नालको। अब आपको क्या बताना है नालको की फुल फॉर्म। हाँ जी बताइए। बहुत बढ़िया। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, ठीक है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नालको की फुल फॉर्म है। इनका काम क्या है? इनका काम है आपका एल्यूमिनियम प्रोडक्शन करना। जैसे हमने पढ़ते हैं ना स्टील इंडस्ट्रीज इंडिया की, जैसे टिस्को है, टाटा इंडस्ट्रियल स्टील कॉरपोरेशन, ठीक है, इसको है आईआईएससीओ, इंडियन इंडस्ट्रीज स्टील कॉरपोरेशन, इसी तरह से नालको है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, ठीक है। तो नालको का फुल फॉर्म हमने देख लिया। अब एक और जो इम्पोर्टेंट सवाल है इससे रिलेटेड, मेरे को ये बताइए नालको का हेडक्वार्टर कहाँ पर? ये भी रिसेंटली यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया था। आपको बताना है नालको का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। ताशी दिलेक जुंगेश्वरा जी। हाँ जी। अब मेरे को बताइए नालको का हेडक्वार्टर, ये ये एक स्टेट पीसीएस का पूछा हुआ सवाल है, तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नालको का हेडक्वार्टर एक कॉमन सेंस तो ये भी आता है, एक कॉमन कि दिल्ली होगा, लेकिन जरूरी नहीं है सबके हेडक्वार्टर दिल्ली हों। जैसे कल हम लोगों ने एक एनएचपीसी पढ़ा था, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, उसका हेडक्वार्टर हमने फरीदाबाद पढ़ा था, है ना। तो जरूरी नहीं सबके दिल्ली में ही हेडक्वार्टर बैठे हों। तो इसी तरह से आपको नालको का बताना है। कॉमन सेंस थोड़ा ये कहता है कि जहां पर आपको एल्यूमिनियम मिलेगा उसी वाले कहीं एरिया में होगा। बहुत बढ़िया, मेमिंग वो आगे ने बताया है नालको का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा भुवनेश्वर में, ठीक है। भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ उड़ीसा। ये फर्स्ट सिटी भी बन गई है जिन्होंने 100% वैक्सीनेशन कर लिया है। तो भुवनेश्वर में आपको नालको का हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये याद रहेगा, नमस्या ऐप, नालको, नालको का हेडक्वार्टर भुवनेश्वर। तो यहाँ पर आपका करंट अफेयर्स भी होता जा रहा है, साथ ही साथ उससे रिलेटेड जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस हो रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हम करंट अफेयर्स भी करेंगे, और कभी कभी जैसे रात की 9 बजे वाली क्लास में हम प्रीवियस ईयर पेपर्स भी डिस्कस करा करेंगे। जैसे कल की क्लास में हम एक अभी रिसेंटली आरओ का एग्जाम हुआ था, उसका पेपर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। India's tallest air purifier tower with 24-meter height was inaugurated in which place? India's tallest air purifier tower with 24-meter height was inaugurated in which place? अभी एक स्मोक टावर हमने देखा था दिल्ली में भी लगा है, और एक एयर प्योरीफायर टावर 24 मीटर हाइट, मतलब इंडिया का सबसे टॉलेस्ट एयर प्योरीफायर, वो किस सिटी में लगाया गया? जोमेक का आंसर आ चुका है, चंडीगढ़। और लोग बताइए, और लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? हाँ जी, ये बड़ा कंफ्यूज करता है सर, चेन्नई चंडीगढ़। याद कुछ करते हैं लग कुछ जाता है, कई बार चंडीगढ़ याद करते हैं चेन्नई लग जाता है, चेन्नई याद करते हैं चंडीगढ़ लग जाता है। बट बारीकियों को हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। करेक्ट आंसर इज चंडीगढ़, करेक्ट आंसर इज चंडीगढ़। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी चेयर विच एडिशन ऑफ ब्रिक्स समिट, ठीक है। ब्रिक्स समिट के किस एडिशन को चेयर कराया नरेंद्र मोदी जी ने अभी रिसेंटली 9 सितंबर को? ये इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आते रहते हैं, तो ये क्वेश्चंस अपने से कभी नहीं छूटने चाहिए। ब्रिक्स की हम थोड़े अच्छे से इस बार बात कर लेंगे, है ना। तो आपको बताना, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी चेयर्ड विच एडिशन ऑफ ब्रिक्स समिट ऑन 9 सितंबर? हाँ जी।
बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर इज 13, इट वाज द 13th एडिशन। तो ब्रिक्स समिट में सबसे पहला सवाल आता है कि इस बार की जो ब्रिक्स समिट हुई है उसमें डिस्कस क्या हुआ। तो अभी जो एनुअल समिट हुई थी वो इंडिया ने होस्ट करी थी और ये वर्चुअली होल्ड हुई थी। थीम क्या थी? इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। C3 याद रखना, ठीक है, C3 था इस बार, इंट्रा ब्रिक्स ऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। कंटिन्यूटी मतलब जो चल रहा है उसे कंटिन्यू करना, कंसोलिडेट मतलब सबको यूनाइट करना, इकट्ठा करना है, कंसेंसस मतलब सबकी सहमति से, सबके एग्रीमेंट से काम होना चाहिए। तो ये तीन चीजें फोकस है, तो बार बार तीन चीजें याद नहीं रह पाएंगी, C3 याद करना। ठीक है, इस बार की थीम में क्या इन्वॉल्व था? C3 इन्वॉल्व था, अपना क्वेश्चन बन जाएगा इतने से। क्या क्या बातें हुई? मल्टीलेटरल सिस्टम रिफॉर्म करना है, यूएनएससी में रिफॉर्म्स की बात को आगे बढ़ाना है कि भैया उन्होंने तो कह दिया है कि 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, ऐसे कैसे चलेगा, इंडिया जैसी कंट्री रह जा रही है यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनने से। तो स्पेस एंड क्लाइमेट कोऑपरेशन में काम करना है, एग्रीकल्चर में कोऑपरेट करना है, ग्रीन टूरिज्म को प्रमोट करना है, इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड को बढ़ाना है, मतलब ब्रिक्स कंट्रीज में आपस में ट्रेड को बढ़ाना है। और जो इनकी ब्रिक्स कंट्रीज ने एक बैंक भी स्टैब्लिश करी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, तो वो भी प्रोग्रेस कर रही है, नए नए मेंबर्स आ रहे हैं, जैसे आपका बांग्लादेश आ गया, यूएई आ रहा है, उरुग्वे आ रहा है, तो ये कंट्रीज भी एक्सपेंड कर रहे हैं, इसको भी देखना है। तो ये कुछ आपके मेन रिफॉर्म वाले एरिया से जिसमें इस समिट में बात हुई। अब सबसे पहला सवाल आता है कि सर ये ब्रिक्स है क्या, ये बना कैसे? तो ब्रिक्स आप देख सकते हैं, ये जो कंट्रीज आपको हाईलाइटेड दिख रही हैं, जैसे इधर ब्राजील है साउथ अमेरिका से, अफ्रीका से साउथ अफ्रीका है, एशिया से बाकी तीन कंट्रीज है, रशिया है, चाइना है और इंडिया है। ठीक है, तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये पांचों मिलके क्या बना लेते हैं? अपना ब्रिक्स नेशन। तो ब्रिक्स नेशन के बारे में थोड़ा और अगर हम बात करें तो इट इज एन एक्रोनिम फॉर वही ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनमें सबसे आसान ब्रिक्स को ही होता है याद रखना, ठीक है, क्योंकि इसके नाम में ही सारे कंट्रीज के नाम छुपे हुए हैं। तो 2001 में सबसे पहला टर्म निकल के आया था ब्रिक, तब साउथ अफ्रीका इन्वॉल्व नहीं था 2001 में। फिर उसके बाद दिसंबर 2010 में साउथ अफ्रीका को इनवाइट किया गया ब्रिक को ज्वाइन करने के लिए। तब जब साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन कर लिया तो ब्रिक्स से क्या बन गया? ये बन गया ब्रिक्स, ठीक है। अभी जो 2021 वाला जो ईयर चल रहा है, इस साल के लिए इसका चेयरमैन कौन है इस ऑर्गेनाइजेशन का? इट इज इंडिया, ठीक है, इंडिया इज द चेयर फॉर 2021। और 2014 में जो ब्रिक्स कंट्रीज के लीडर्स थे उन्होंने एक नई बैंक स्टैब्लिश करी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो याद रखिएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक किससे रिलेटेड है? ब्रिक्स से रिलेटेड है, ब्रिक्स कंट्रीज ने स्टैब्लिश करी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है इसका शंघाई, चाइना, ठीक है। हेडक्वार्टर न्यू डेवलपमेंट बैंक का याद रखना, शंघाई, चाइना। तो अपन ने इस क्वेश्चन से ब्रिक्स के बारे में पढ़ा, ब्रिक्स का फॉर्मेशन देखा 2001, देन अपग्रेड हुआ 2010 में, और 2014 में एनडीबी बनता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? उसका हेडक्वार्टर आपका शंघाई, चाइना में, ठीक है। और ये जो बैंक बना था किस ब्रिक्स समिट में बना था? कभी कभी इस तरह के भी जहरीले क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो याद रखना, इट वाज फॉर्म्ड इन 6th ब्रिक्स समिट। इस बार 13 चल रहा है, 6th ब्रिक्स समिट में क्या बना था? आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक बना था। ऑल राइट, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये थी पूरी ब्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस की कहानी। अब आपको करना क्या होता है, अब कई बार डाउट आता है सर इतना हम कैसे याद करेंगे? भैया सब याद हो जाता है। कैसे याद होता है कि ब्रिक्स न्यूज में रहता है, आज पढ़ा कल दोबारा फिर न्यूज में आएगा, तो जब दोबारा फिर न्यूज में आए तो एक बार आप फिर खट से इसी को उठा के नोट करके फिर से रिवाइज कर लो। और ये सारी चीजें क्या है, एक बार अपने शॉर्ट नोट्स में ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में लिख लिया, यानी जितनी भी अपार्ट फ्रॉम करंट अफेयर्स जितनी भी हम एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पर गेन कर रहे हैं उसको आप अलग से नोट करते रहो। तो जब भी आपको दोबारा से ब्रिक्स का नाम सुनने को मिले तो खट से दोबारा से ब्रिक्स रिवाइज कर लिया, है ना। या फिर जब भी आपको दोबारा से न्यू डेवलपमेंट बैंक का नाम सुनने को मिले, खट से यही वाला पोर्शन फिर से रिवाइज कर लिया। तो बार बार जब आप इसको रिवाइज करोगे ना तो ये अल्टीमेट अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। इसको बैठ के ऐसे रट्टा नहीं मारना कि ब्रिक्स में इतने मेंबर्स होते हैं, इतने मेंबर्स होते हैं, रट्टा नहीं मारना है। बार बार जब आप पढ़ोगे, लेकिन अलर्टनेस के साथ अगर पढ़ोगे तो अपने आप दिमाग में चला जाएगा, ठीक है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35।
हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द कस्टोडियन ऑफ ट्रूथ? कस्टोडियन ऑफ ट्रूथ का जल्दी से ऑथर बताइए। ये बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चन। एग्जैक्ट फॉर्मेशन डेट 2001 बोलिएगा, क्योंकि 2001 में ब्रिक्स बना था, फिर वो मेंबर ऐड हो गया था आपका 2006। व्हाट इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट? हाँ जी, ऑलराइट। सुहास यथिराज आंसर आ रहा है, मिमिंग वागे का डी आ रहा है। तो यहाँ भी जनता गोलमोल हो रही है। दो ही लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं क्या भाई? 40 से ऊपर लाइव हैं, दो ही तीन लोग क्यों अटेम्प्ट कर रहे हैं? अटेम्प्ट सबको करना है। देखिए, अगर आप लाइव हैं तो आपको अटेम्प्ट करना है, वरना लाइव का मतलब क्या है? ये कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज नहीं चल रही है जो अपने खट से बस बैठे बैठे बस चल रहा है काम। हाँ सर, बहुत मजा आ रहा है। इसको पूरी अलर्टनेस के साथ पढ़ना है, करंट अफेयर्स है। कोई बात नहीं, नहीं पता तो भी आपको लिखना है, या फिर अपनी तरफ से आपको जो भी लिखना है कि आप बोल सकते हैं कि आई माइट थिंक दिस इज द आंसर। करेक्ट आंसर बता देता हूँ, सुहास यथिराज। ठीक है, ये सुहास यथिराज रिलेटेड विद कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। which has become the first country in the world to vaccinate children from the age of 2 against COVID-19? Which country has become the first in the world to vaccinate children from the age of 2 against COVID-19? अभी तक जितनी भी कंट्रीज हैं वो सब 18 प्लस वालों को वैक्सीनेशन करवा रही हैं, बट दुनिया में एक ऐसी भी कंट्री है जो 2 साल से ऊपर वाले बच्चों को भी वैक्सीनेशन करवा रही है। तो वो पूछ रहा है वो कौन सी कंट्री है जो 2 साल के बच्चों को भी वैक्सीनेशन करवाई दे रही है। तो देखने तुम्हें तो लगता है कि बहुत एडवांस सी कंट्रीज होगी, बट जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आप कहेंगे ये क्या था, ये तो धोखा हो गया। हाँ जी, पेरू, क्यूबा, चिली, नाइजीरिया। अच्छा, एक क्वेश्चन है, आर ऑल दीज कंट्रीज बिलोंग टू अफ्रीका? ये सारी कंट्रीज अफ्रीका की हैं? पेरू, क्यूबा, चिली, नाइजीरिया सब अफ्रीकन कंट्रीज हैं या एशिया की भी है कोई? पेरू, क्यूबा, चिली, नाइजीरिया सब अफ्रीका की हैं या एशिया की भी है कोई, या किसी और कॉन्टिनेंट की? फंस गए फंस गए फंस गए। चिली नहीं भैया, चिली कहाँ की है? साउथ अमेरिका की। पेरू बताइए, पेरू कहाँ की लग रही है? पेरू भी अफ्रीका की लग रही है क्या? नाम पे नहीं जाना है, ठीक है, नाम पे नहीं जाना है। पेरू हो गया, और ये चिली हो गया, ये ये साउथ अमेरिका की है। अच्छा, क्यूबा किधर मिलेगी? क्यूबा अफ्रीका में मिलेगी कि किधर मिलेगी? एक्चुअली में देखा जाए ना तो अब वही है, एक हमारा एक वो परसेप्शन बन गया है, वही परसेप्शन ब्रेक करना है। कई बार क्या लगता है, नाम से सबको लगने लगता है सब अफ्रीका की होंगी, ये साउथ अमेरिका की है, ये साउथ अमेरिका की है, और ये कंट्री कैरिबियन आइलैंड्स में बिलोंग करती है, जो मतलब आपका ये नॉर्थ अमेरिका है और जो इधर साउथ अमेरिका, इन दोनों के बीच में ये कैरिबियन सी पड़ता है। तो यहाँ पे कई सारी कंट्रीज हैं, उनको हम कैरिबियन आइलैंड्स का पार्ट मानते हैं, ठीक है। तो वहां पर एक कंट्री आपको मिलेगी क्यूबा, उसी कैरिबियन आइलैंड्स में। बस जो नाइजीरिया है, बस देखो चारों में से सिर्फ नाइजीरिया एक ऐसी कंट्री जो अफ्रीका को बिलोंग करती है। वेल, करेक्ट आंसर पे आते हैं। करेक्ट आंसर अपना क्या है? क्यूबा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? क्यूबा। अच्छा, क्यूबा को
शुगर बाउल भी कहते हैं, दुनिया का शुगर बाउल भी क्यूबा को कहते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा पहली कंट्री जो 2 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीनेशन करवा रही है। 2 साल से ऊपर के बच्चों को जो वैक्सीनेशन करवाने वाली कंट्री है वो कौन सी बन गई, क्यूबा। अब लेकिन एग्जामिनर हो सकता है ये क्वेश्चन ही ना पूछे, उसने पढ़ लिया यहाँ पर क्यूबा के वैक्सीनेशन की बात हो रही है, तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन वो आपका क्या बना देगा, अच्छा बताओ क्यूबा में जो वैक्सीन दी जा रही है, वैक्सीन का नाम बताओ, कौन सी वैक्सीन ये बच्चों को दी जा रही है, वैक्सीन का नाम बताना है। वो पूछेगा ही नहीं कि कौन सी कंट्री दे रही है, वो तो साफ कहेगा क्यूबा में बच्चों को वैक्सीन दी जा रही है, वैक्सीन का नाम बताओ। बाकी लोग सिर्फ ये पढ़ के जाएंगे क्यूबा में वैक्सीन दी जा रही है, क्यूबा में वैक्सीन दी जा रही है। अब क्वेश्चन में तो वो पूछ लेगा वैक्सीन का नाम बताओ। आजकल यही चल रहा है, यही डायनेमिक हो गया है करंट अफेयर्स में, यही आपको डायनेमिक क्वेश्चन दिखेगा कि क्वेश्चन में कुछ आता है, हो कुछ जाता है। क्वेश्चन 35 का ये बोल रहे हैं, द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, रजनीश कुमार, हाँ जी हाँ जी, हाँ 35 का 35 का करेक्ट कर लीजिए, रजनीश कुमार होगा, ठीक है। 35 का करेक्ट आंसर, हाँ जी रजनीश कुमार होगा, रजनीश कुमार है 35 का आंसर, ठीक है। थैंक यू मीनाम। तो 35 का आंसर रजनीश कुमार होगा। 36 पे आ जाइए, 36 क्यूबा हो गया। अब वो वैक्सीन का नाम पूछ रहा है, क्या किसी को पता है क्यूबा में वैक्सीन कौन सी दी जा रही हैं? चलो वैक्सीन की बात कर लेते हैं, ये लिख दिया मैंने आपका, ठीक है। तो हैविंग कंप्लीटेड ट्रायल्स ऑन माइनस, दो वैक्सीन है, अब्डाला और सोबेराना, ठीक है, अब्डाला एंड सोबेराना, ये दोनों वैक्सीन है जो आपको क्यूबा में दी जा रही हैं। अब देखो ऐसा नहीं कि रटने बैठ जाएंगे अब्दाला सोबेराना, बस इनको थोड़ा सा अलर्ट माइंड के साथ अगर आप याद रखेंगे तो एग्जाम में आपको रिकॉल हो जाएंगी चीजें, अगर अलर्ट माइंड के साथ आप इनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो बार बार इनको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कुछ ऐसी यूनिक चीजें थी जो आपको हर जगह नहीं मिलेगी, ठीक है। ये अपन मेहनत करते हैं, आपके लिए एक्सप्लोर करते हैं, खुद दिमाग लगाते हैं कि एक क्वेश्चन से क्या क्या डायरेक्शन में एग्जामिनर जा सकता है, तब जाके आपके लिए एक मैं क्रिस्प मटेरियल लेके आता हूँ। मैं खुद नहीं चाहता हूँ कि आपको एक ब्लंडर उठा के दे दूं, जो आपको एक लंबी पाइलअप जो मटेरियल दे रहे हैं वो एक्चुअली मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, सारा मटेरियल दे दो, कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ फंस ही जाएगा, फिर अपन कह देंगे अपने नोट से आया। लेकिन भाई ये भी तो देखो बच्चा उसको पढ़ पाएगा कि नहीं पढ़ पाएगा, ये भी तो जरूरी होता है। तो इसलिए अपना मटेरियल जो होता है क्रिस्प होता है, जहां पर ज्यादा मटेरियल दिया तो वहां जरूरत है इसीलिए दिया है, फालतू की बकवास हम वैसे ही नहीं करते हैं, काम की बातें हैं, ठीक है। तो दो वैक्सीन कौन कौन सी है, अब्डाला एंड सोबेराना, याद रहेगा। ऐसे याद रख सकते हैं, अपने अब्दुल्ला भाई सोबर हैं, ठीक है, दारू नहीं पी रहे हैं, अब्दुल्ला भाई सोबर हैं, ऐसा थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। तो ये निपट गई आपकी क्यूबा की वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्या है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के नए गवर्नर कौन बने हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। हाँ जी, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू गवर्नर तमिलनाडु, बहुत बढ़िया। ये मेरे ख्याल से सभी को इसका आंसर पता है, मिस्टर आर एन रवि। आर एन रवि पहले एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं, फिर ये नागालैंड के भी गवर्नर रह चुके हैं, और अब इनको कहाँ भेज दिया गया है, इनको भेज दिया गया है तमिलनाडु, ठीक है। गवर्नर से रिलेटेड थोड़ी अपन बात कर लेंगे,
रिलेटेड टू गवर्नर। तो आर्टिकल कौन सा है? गवर्नर इज कवर्ड अंडर पार्ट 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 153 कहता है कि देयर शैल बी अ गवर्नर। गवर्नर एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी होता है स्टेट का और रिप्रेजेंटेटिव भी होता है। ये एक ब्रिज का भी काम करता है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है। गवर्नर की क्वालिफिकेशन, मिनिमम एज, ये चीज ज्यादातर पूछी जाती है। मिनिमम एज क्या है? 35 ईयर्स है। टर्म टर्म वैसे इसमें लिखा है नॉर्मली 5 ईयर्स, बट टर्म फिक्स होता ही नहीं है। ठीक है, नॉट फिक्स्ड। ये टोटली बेसिकली अगर प्रैक्टिकली बात करें तो डिपेंड करता है प्रेसिडेंट के प्लेजर पे। ठीक है, तो गवर्नर की जो पोस्ट है, वो जो भी पोस्टिंग है, वो टोटली किस पे डिपेंड करती है? प्रेसिडेंट के प्लेजर पे। जिस दिन प्रेसिडेंट चाहेंगे उस दिन गवर्नर को रिप्लेस कर देंगे। तो गवर्नर को अपॉइंट करना, रिप्लेस करना बहुत आसान काम है। ठीक है, चलिए फिर अब यही चीजें होती हैं। देखो यहाँ पर गवर्नर की बात आई तो आपने सिर्फ आप अपने क्वेश्चन तक चीज नहीं रखी, आपने खट से अपने नोट्स निकाले, गवर्नर वाला पोर्शन रिवाइज कर लिया। तो इस एटीट्यूड के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो आप सिर्फ करंट अफेयर्स मजबूत नहीं करेंगे, अपना जीके जीएस वाला पोर्शन भी मजबूत कर लेंगे। और यही एक सबसे बेहतरीन तरीका होता है पढ़ने का, डायनेमिक अप्रोच होती है, और यही आजकल एग्जाम में डिमांड में चल रहा है। तो अब आपको थोड़ा सा अप्रोच में भी बदलाव करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लांट कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। अब देखो नई टेक्नोलॉजी आ गई, आप एयर में से CO2 को कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, उसका नाम रखा है ओरका। तो वो किस स्टेट में, किस कंट्री में स्टार्ट हुआ है? ओरका के बारे में बताइए। हैज बीन स्टार्टेड इन विच कंट्री? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लांट कैप्चरिंग carbon dioxide from air named Orca has been started in which country? Netherlands, Norway, Iceland, Australia. Alright, तो आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास। हाँ जी, तो करेक्ट आंसर इज आइसलैंड। ठीक है, कहां पर स्टार्ट हो रहा है? आइसलैंड। आज संधि विच्छेद कर देंगे आइसलैंड की, ऐसी ऐसी बातें पढ़े होंगे कभी आपने सुनी नहीं होंगी, और वो एग्जाम के लिए पोटेंशियल क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो जो अपन पढ़ लें वो यूनिक है, पूरे अरुणाचल में गारंटी दे रहा हूँ कोई नहीं पढ़ाएगा। ये मैं मतलब एरोगेंस में नहीं कह रहा हूँ, कॉन्फिडेंस में कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आइसलैंड की बात करें तो अपने को पता होना चाहिए भाई आइसलैंड आपका है कहाँ पर। अपने को आइसलैंड का क्या मांगता है? लोकेशन मांगता है। तो आपने ये सब तो बहुत सुना होगा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, तो आप देख लो ये इधर लोकेटेड है। फिर इधर ये अपना एशिया है। नीचे कल हम लोगों ने यहाँ पर देखो पिछली क्लासेस में पढ़ा था, ये अफ्रीका वाला पोर्शन है ना। यहाँ पर एक कंट्री ट्यूनिशिया पढ़ा था, इधर देखो ये मेडिटेरियन सी है। फिर इधर अफ्रीका है, इधर यूरोप है, तो इन दोनों के बीच में क्या मिल गया? मेडिटेरेनियन सी मिल गया। ये देखो आपका ब्लैक सी है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते रहते हैं कि कौन सा कंट्री ब्लैक सी से बॉर्डर कर रहा है, कौन सा कंट्री आपका कैस्पियन सी से बॉर्डर कर रहा है। इस तरह के भी क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर आप ये यूरोप के वेस्ट में जाएं, है ना, यूरोप के अगर वेस्ट में जाएंगे तो आपको एक कंट्री, आइलैंड कंट्री दिखेगा, आइसलैंड। ठीक है, ये है आपका आइसलैंड। तो आइसलैंड की थोड़ी सी अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ आइसलैंड की कैपिटल क्या है? आइसलैंड की कैपिटल। देखिए ये प्रोसीजर होना चाहिए, आप दुनिया में कोई भी कंट्री डिस्कस कर रहे हो तो सबसे पहले उसकी कैपिटल पढ़ लो। आप रटना नहीं है, बस कैपिटल एक बार देख लो। क्योंकि एक बार अगर आपने चीज देखी होगी और एग्जाम में उसी तरह का क्वेश्चन आपको दिखा तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे उसको सॉल्व करने के। रटना कुछ नहीं होता है, अलर्ट माइंड के साथ बस पढ़ते चले आइए। एक ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन बन गया है कि जीके जीएस वाला पोर्शन है तो मतलब रटना पड़ेगा। ये भी उतना ही लॉजिकल होते हैं जितना आपके साइंस के सब्जेक्ट लॉजिकल होते हैं। बस
पढ़ने का तरीका आपको आना चाहिए इनको। एक्चुअली में दिक्कत ये पढ़ने का तरीका नहीं है हमारे पास सोशल साइंस का। बहुत बढ़िया। रेक्जाविक, ठीक है। कैपिटल क्या है इसकी? रेक्जाविक। रेक्जाविक, बहुत बढ़िया। अब थोड़ी सी कुछ बात कर लेते हैं। एक्चुअली आइसलैंड इसलिए भी फेमस है क्योंकि हमने ग्लेशियर का तो नाम सुना है, अलग अलग कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स में ग्लेशियर्स हैं, लेकिन एक ऐसा भी ग्लेशियर हुआ करता था जिससे अब उसकी ग्लेशियर की उपाधि छीन ली गई है। मतलब वो ग्लेशियर पहले एग्जिस्ट करता था, अब वो ग्लेशियर खत्म हो गया है, ठीक है। तो वो पहला ग्लेशियर जिसने अपना नाम खोया है, कौन सा ग्लेशियर है, वो कहाँ पर पाया जाता है? वो सर आइसलैंड में पाया जाता है, ठीक है। इट्स फर्स्ट ग्लेशियर लॉस्ट। ग्लेशियर का नाम क्या था? ओकजोकुल। क्या नाम था? ओकजोकुल। प्यार से इसको ओके ग्लेशियर भी कहते हैं, ठीक है। ओकजोकुल, प्यार से इसको ओके ग्लेशियर भी कहते हैं। ये पहला ग्लेशियर है जिसने अपनी ग्लेशियर होने की उपाधि खो दी। ये कुछ बहुत बढ़िया, जोमेक ने तो पार्लियामेंट भी बता दी हाल से। ये कुछ यूनिक चीजें हैं। अगर आप इतना एफर्ट दे रहे हैं, रात को 9 बजे बैठ के भी क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो मेरी तरफ से भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि कुछ ऐसा यूनिक आपको दिया जाए जो बाकी जगह नहीं मिल रहा, ठीक है। चलिए, तो आइसलैंड ऑनर्स द पासिंग ऑफ ओकजोगुल। ओकजोगुल शॉर्ट में ओके ग्लेशियर, ये वेस्ट आइसलैंड वाले पोर्शन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लाइमेट चेंज की वजह से इसने अपना ग्लेशियर होने का रुतबा खो दिया है। अब जो ओकजोगुल है, ये एक बहुत बड़े, मतलब कई सारे आइलैंड ग्रुप से, कई सारे 8 रीजनल ग्रुपिंग्स थी, उनसे मिलके बना था। तो एक बड़ा ग्रुप है लांगजोकुल, ठीक है। लांगजोकुल ग्रुप है एक, उसका एक पार्ट था ओकजोकुल, ठीक है। ओके किसका पार्ट था? ये मान लो एलके का पार्ट था, ठीक है। नाम थोड़े से अजीब लग रहे होंगे, लेकिन एक दो बार अगर आप इनको पढ़ लोगे ना, तो एग्जाम में आपको अजीब नहीं लगेंगे। अगर एग्जाम में लांगजोकुल, ओकजोकुल, वतनाजोकुल, इस तरह के नाम अगर आपको दे दिए उसने, तो आप ही कुछ सिलेक्टेड लोगों में होंगे जो इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो लांगजोकुल एक ग्रुप है, बड़ा सा ग्रुप है लांगजोकुल, ठीक है। ओकजोकुल उसका एक पार्ट है, ओके इज द पार्ट, है ना। बड़ा सा ग्रुप कौन है? लांगजोकुल। उसमें से ओके एक सबसे बड़ा पार्ट था। अब इसने तो उपाधि अपनी खो दी, नहीं सबसे बड़ा नहीं, उसका एक पार्ट था। सबसे बड़ा जो था वो था अपना वातना जोकुल, ठीक है। वातना जोकुल। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो, लेकिन अपने को क्या, अपने को तो बस सवाल बनाने से मतलब है। एक मिनट, ये क्या हो गया? हाँ, बस एक मिनट, पीपीटी में दोबारा सॉन्ग कर। हाँ जी। हाँ, तो वही। हाँ, एक बड़ा सा ग्रुप था लांगजोकुल, उसमें एक पार्ट था ओके, और सबसे बड़ा पार्टना वातना जोकुल। वातना जोकुल पे हम क्यों ध्यान दे रहे हैं? वातना जोकुल पे हम इसलिए ध्यान दे रहे हैं क्योंकि वातना जोकुल नेशनल पार्क इज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो अगर कभी भी उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पूछने का मन होगा, तो वातना जोकुल नेशनल पार्क दे सकता है। इसमें आपको भी पता है, कोई शक नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आजकल क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो ये भी पूछ सकता है। गुड इवनिंग ताजन रियो, ठीक है। तो वातना जोकुल नेशनल पार्क आपको कहाँ मिलेगा? ये भी आइसलैंड में मिलेगा। और ये सबसे खास बात इसकी क्या है? ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क है पूरे यूरोप का। ये भी एक पॉइंट है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट साइट लगी, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। वातना जोकुल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन यूरोप। लोकेशन देखनी तो आप ये देख सकते हैं। एक पूरा जो ग्रुप है लॉन्गजोकुल का, वातना जोकुल उसका सबसे बड़ा पार्ट है, ठीक है। और ओके जो है, ओकजोकुल कहीं यहाँ कहीं था। तो ये सारी जानकारी थी आपकी आइसलैंड से रिलेटेड, ठीक है।
मेरे ख्याल से काफी डिस्कस कर लिया आइसलैंड को। आज आइसलैंड भी आपको अपने थोड़ा अपनापन सा लग रहा होगा, आज आइसलैंड भी अपना अपना फील हो रहा होगा। अभी तक तो ऐसा लगता तो होगा कि पड़ोसी मुल्क है, आज थोड़ा सा अपना अपना लग रहा होगा। यही होता है, थोड़ा सा पढ़ लें तो अपना फील होता है। ऑलराइट, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 39, हु हैज बीन नेम्ड एज द न्यू सीएम ऑफ गुजरात। छोटा सा सवाल है, जल्दी से आंसर कर दिए। हु हैज बीन नेम्ड एज द न्यू सीएम ऑफ गुजरात। देखिए, अगर आपको लग रहा हो कि आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ गेन कर रहे हैं, तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। भूपेंद्र पटेल आंसर आ रहा है, ठीक है। हु हैज बीन नेम्ड एज द न्यू सीएम ऑफ गुजरात। भूपेंद्र पटेल, वीरेंद्र सिंह जडेजा, नीमा आचार्य, भरत पटेल। करेक्ट आंसर इज भूपेंद्र पटेल इज हैज बीन नेम्ड एज द न्यू सीएम ऑफ गुजरात। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। NPCI, National Payment Corporation of India, and Fiserv Inclusive had jointly launched which RuPay credit card stake? NPCI and Fiserv had jointly launched which RuPay credit card stake? A, C, करेक्ट आंसर इज एनफिनी। क्रेडिट कार्ड स्टेक का मतलब होता है, स्टेक क्या होता है, जब आप बंडल लगा दो, कई चीजों को इकट्ठा कर दो, एक बंडल लगा दो। तो यहाँ पर क्या होता है, क्रेडिट कार्ड स्टेक का मतलब होता है जब आप मल्टीपल जगह से क्रेडिट लेते हैं, क्रेडिट मतलब लोन लेते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, रुपए, उसी को कहते हैं क्रेडिट कार्ड स्टेक। अब हो क्या रहा है, बेसिकली रुपए का क्रेडिट कार्ड लॉन्च होना था, तो ये किस किसने मिलके करा है, तो एनपीसीआई और एक कंपनी है फिजर्व इंक्लूसिव, तो इन दोनों के कोलैबोरेशन से रुपए क्रेडिट कार्ड आया। आपको बस इतना समझना है, एनपीसीआई और फिजर्व इंक्लूसिव के कोलैबोरेशन से रुपए का क्रेडिट कार्ड आया है, और उसका नाम क्या है, एनफिनी। फिजर्व का फिनी हो गया और एनपीसीआई का एन हो गया, ठीक है। एनफिनी इज द नेम। एनपीसीआई की फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जितना भी इंडिया में पेमेंट और सेटलमेंट्स होता है, उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, एनपीसीआई। जो आपका यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये किसने बनाया है, ये भी आपका एनपीसीआई का काम है, ठीक है। तो जितना भी इंडिया में पेमेंट प्रोसीजर होता है, उसको कौन टैकल करता है, एनपीसीआई। ऑलराइट, ठीक है, एनफिनी, एनफिनी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी recently inaugurated the Sardar Dham Bhavan in which of the following cities? सरदार धाम भवन, अजीब अजीब नाम है, बिल्कुल सही बात है, अजीब अजीब नाम है, लेकिन अपने को क्या करना है, अपने को बार बार उनको रिवाइज करना है, रिपीट करना है, तो अपने जैसे लगेगा, ऐसा लगेगा अरे ये तो अरुणाचल में ही है ना। तो जो भी अजीब लगे, सबसे बढ़िया तरीका है उसको बार बार बोल लो आप। अभी 10 बार बोल लो, अपने आप याद हो जाएगा। जैसे ओकजो पुल है, 15 बार बोल लो बस, आप सिर्फ 15 बार, ऐसा लगेगा कि ये पड़ोस के पड़ोसी का नाम है। हाँ जी। तो सरदार धाम भवन ये बनाया गया अहमदाबाद में। बनाने का पर्पस क्या है,
अहमदाबाद में इसलिए बना दिया गया, देखिए गुजरात के काफी ज्यादा कोचिंग्स आपको अहमदाबाद के इलाके में मिल जाएंगी, काफी स्टेब्लिश कोचिंग्स है अहमदाबाद में। तो रूरल एरियाज के कई बच्चे आते हैं बड़े शहर में पढ़ाई करने, तो उनको रहने के लिए दिक्कत ना हो, इसीलिए उन रूरल एरियाज के बच्चों के लिए अहमदाबाद में एक हॉस्टल टाइप की फैसिलिटी बना दी, गर्ल्स के लिए अलग, बॉयज के लिए अलग। तो जो हॉस्टल फैसिलिटीज बनाई गई हैं उन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, जो हाउसेस बच्चों के लिए बनाए गए हैं उन्हीं को हम कह रहे हैं सरदार धाम भवन। तो ये मोदी जी ने अभी रिसेंटली इनॉग्रेट करा था, कहाँ पर करा था, अहमदाबाद में करा था। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर ये बनाया गया, नाम से पता चल रहा है। बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी थे रिगार्डिंग द इंडिया। हमें सबको पता है कि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनको इंडिया में मर्ज करने के लिए अगर किसी एक सिंगल पर्सन को क्रेडिट जाता है तो वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन इंडिया को इंटीग्रेट करने के अलावा भी उनके बहुत बड़े बड़े रोल रहे थे रिगार्डिंग इंडिया फ्रीडम मूवमेंट, जिसमें एक बहुत फेमस था आपका खेदा सत्याग्रह। ठीक है, खेदा सत्याग्रह वाज अ वेरी फेमस इवेंट रिगार्डिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल, जहां पे उन्होंने एक वाइटल रोल प्ले किया था। तो उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं, एक बार देख लीजिए, रिवाइज हो जाएगा आपका मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, खेदा सत्याग्रह हुआ कब था? हाँ जी, वाह मोदी जी वाह। आपको बताना खेदा सत्याग्रह हुआ कहाँ था, कब था? होंगम विंचे कह रहे हैं 1918, बहुत बढ़िया। 1917 में आपका चंपारण सत्याग्रह होता है, उसके जस्ट एक साल बाद आपका खेदा सत्याग्रह होता है। अच्छा, खेदा बिलोंग कहाँ करता है? खेदा आपका गुजरात में ही है, ठीक है। खेदा नाम की जगह आपको कहाँ मिलेगी? इट इज इन गुजरात। ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो जब खेदा सत्याग्रह हो रहा था 1918 में, उस टाइम इंडिया का वाइसरॉय कौन था? इंडिया का वाइसरॉय कौन था? अब देखो इसको, ये माउंट बेटन कहाँ से आ गया? माउंट बेटन तो आई थिंक ऑप्शन में भी नहीं है, चार ही ऑप्शन है, मिंटो है, कजन है, शेम्सफोर्ड है और इरविन है। माउंट बेटन तो आपका ऑप्शन में भी नहीं है। गुड इवनिंग। बी ऑप्शन भी गलत है, बी ऑप्शन गलत है। देखिए थोड़ा ऐसे आइडिया लगाइए, आपने एक मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स पढ़े होंगे, अगर दो तीन चीजें आपको याद हैं तो ऐसे कनेक्ट करिए। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कब आए थे? 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में आए थे। तो भाई उस टाइम इंडिया का वाइसरॉय कौन था? मिंटो था। तो जब वो 1909 में था तो ऑब्वियसली 9 साल तो नहीं टिक पाया होगा, चांसेस आर लेस, तो मिंटो को हटा दिया। कर्जन, कर्जन तो बहुत फेमस है अपना 1905 बंगाल पार्टीशन, उस टाइम वाइसरॉय कौन था? कर्जन था। ये तो मैंने चीख चीख के पढ़ाया है, कई बार डिस्कस कर चुके हैं। 1905 जब बंगाल का पार्टीशन हुआ है, वाइसरॉय कौन था? कर्जन था। तो यहाँ 1905, यहाँ बात हो रही 1918 की, खेदा सत्याग्रह 1918 में हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इरविन, इरविन तो भैया गांधी जी के टाइम पे थे। इरविन पैक्ट आपको याद होगा, इरविन पैक्ट क्यों करना पड़ा था? जब आपकी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई थी, तो 1930s या 31 के करीब में आपका इरविन पैक्ट होता है। तो इरविन भी बहुत दूर चले गए। अब आपने एक मॉन्टेग शेम्सफोर्ड रिफॉर्म पढ़ा होगा, मॉन्टेग शेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 भी कहते हैं। तो 1919 में उस टाइम वाइसरॉय कौन थे? शेम्सफोर्ड थे। और ये कब की बात हो रही है? ये 1918 की बात हो रही है। तो चांसेस आर वेरी मच कि करेक्ट आंसर इज लॉर्ड शेम्सफोर्ड। ठीक है, चांसेस आर वेरी मच करेक्ट आंसर इज लॉर्ड शेम्सफोर्ड। ठीक है, लॉर्ड इरविन बताया ना, इरविन पैक्ट, गांधी जी, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद आएंगे वो तो।
तो आप खुद इमेजिन करो इस तरह से चीजों को कनेक्ट करते हैं, एक क्वेश्चन से आप कितनी चीजें कनेक्ट कर सकते हैं। बस ये कैपेबिलिटी अगर आपने डेवलप कर ली तो नो डाउट आपको कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। Who among the following has won the women's singles title of US Open 2021? US Open 2021 में women's single title किसने जीता है? देखो भैया ये जो स्पोर्ट के क्वेश्चन है ना एक क्वेश्चन हमेशा फंसता है, तो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन को बहुत ज्यादा ध्यान से करना है, एक ना एक क्वेश्चन हमेशा फंसता है। बताइए। हाँ, और स्पोर्ट्स के क्वेश्चन इसलिए भी टफ लगते हैं क्योंकि एक्चुअल में जो अजीब नाम होते हैं ना वो आपको यही लगते हैं। अजीब क्या मतलब, जो हमारी लैंग्वेज है उससे थोड़ा डिफरेंट हो जाते हैं तो हमारे लिए तो अजीब हो गए, अब उनके लिए थोड़ी ना अजीब होंगे। क्वेश्चन नंबर 42, करेक्ट आंसर इज ए, एमा रेडुकानु। ठीक है, विमेन सिंगल टाइटल किसने जीता? एमा रेडुकानु। मैंने क्या करा, एक पूरी लिस्ट अटैच कर दी है कि जो आपका यूएस ओपन हुआ था 2021 में, ठीक है, यूएस ओपन हुआ था 2021 में, उसमें कौन कौन विनर्स थे। जैसे मेन सिंगल कैटेगरी, विमेन सिंगल कैटेगरी, मेंस डबल कैटेगरी, विमेन्स डबल कैटेगरी और मिक्स डबल्स, ये पांचों कैटेगरीज के आपको रनर्स, वो रनर अप तो कोई नहीं पूछ रहा, विनर्स आपको देख लेने एक बार। ठीक है, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं छोड़नी है, हर साल हर बार हर एग्जाम में एक क्वेश्चन गारंटीड आ रहा है। ठीक है, तो स्पोर्ट्स अपना मजबूत करके जाना है, एक क्वेश्चन गारंटीड। हाँ देखो, जुम्बे सोरा जी कह रहे हैं व्हाट्सएप स्टेटस रखा था याद है। हाँ ये वैसे आइडिया अच्छा है, आप लोग क्या कर सकते हो, मतलब जो विनर्स होते हैं ना स्पोर्ट्स वाले, उनके स्टेटस लगा लिया करो आप लोग, तो याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया? ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया के ऑथर कौन है? बताइए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ये बुक्स एंड ऑथर का ये मतलब पोटेंशियल क्वेश्चन है आने के लिए। तो ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया के जो आपके ऑथर हैं सुब्रमण्यम स्वामी है। ठीक है, करेक्ट आंसर इज सुब्रमण्यम स्वामी। बेसिकली कि ये एक ब्रिज की बात करते हैं, क्योंकि हमने लोगों को ह्यूमन राइट्स भी दे रखा है, लेकिन जब टेररिज्म से डील करना होता है तो थोड़ा सा ह्यूमन राइट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और खास तौर से हमने ह्यूमन राइट्स को किस में कवर कर रखा है? फंडामेंटल राइट्स में। लेकिन हमने ये भी मेंशन कर रखा है, अगर बात नेशनल सिक्योरिटी की होगी तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी? नेशनल सिक्योरिटी को, रेदर देन फंडामेंटल राइट्स। क्योंकि अगर देश ही नहीं बचेगा तो आपके फंडामेंटल राइट्स का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए पहली प्रेफरेंस किसको जाएगी? नेशनल राइट्स को, इन कंपैरिजन टू ह्यूमन राइट्स। लेकिन ऐसा भी ना हो कि हर बार आप झूठा बहाना बना दे, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करते रहे। तो एक बैलेंस होना चाहिए इनके बीच में, एक नेशनल सिक्योरिटी और ह्यूमन राइट, इनके बीच में एक बैलेंस बनाने की जरूरत। तो इसी से रिलेटेड आपका ये किताब है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मैं मेंशन करना चाहता था, इसीलिए ये चीज मैंने यहाँ पे नोट करी है कि लेकिन 1948 में यूनाइटेड नेशन ने एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन बनाया था ह्यूमन राइट्स का। तो जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है जो कि इन्फोर्स हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो जो इसका पार्ट है, देखो ये साफ लिखा, द सब्सटेंस ऑफ दिस डिक्लेरेशन, मतलब जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, इसका भी इन्फ्लुएंस था हमारे फंडामेंटल राइट्स पे। अब ये क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है? हमें जनरली क्या पढ़ाया जाता है, ये जनरली हम जो पढ़ते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आर बोरोड फ्रॉम यूएसए, सही बात है। लेकिन हो सकता है कई बार स्टेटमेंट इस तरह से बना दे कि एक स्टेटमेंट में ये भी लिख दे कि फंडामेंटल राइट्स आल्सो हैव इन्फ्लुएंस फ्रॉम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ये जानना भी जरूरी है कि सिर्फ यूएसए का इन्फ्लुएंस नहीं है,
आपके जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है यूनाइटेड नेशंस का, उसका भी एक इन्फ्लुएंस है हमारे फंडामेंटल राइट्स पे। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, और टेररिज्म होगा तो ह्यूमन राइट्स पे तो ऑब्वियसली, अगर टेररिज्म भी प्रमोट होगा तो वो भी तो ह्यूमन राइट्स को वायलेशन कर ही रहा है। तो एक डेफिनेशन भी यहाँ पर लिखी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन नंबर 1566 है, उसने टेररिज्म को क्या बोला है, एक क्रिमिनल एक्ट बोला है, इंक्लूडिंग अगेंस्ट सिविलियंस कमिटेड विद द इंटेंट to provoke a state of terror in the general public or in a group of persons or particular persons, intimidate a population or compel government or an international organization to do or to abstain from doing any act। मतलब ऐसा कोई क्रिमिनल एक्ट जो सिविलियन के अगेंस्ट किया जा रहा है और उसका पर्पस क्या है, एक टेरर फैलाना, ठीक है, और गवर्नमेंट को कंपेल करना या फिर किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कंपेल, कंपेल मतलब मजबूर करना, या उनको कोई काम करने से रोकना। मतलब जब आप सरकार को, किसी गवर्नमेंट को, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कोई क्रिमिनल एक्ट के थ्रू रोकने की कोशिश करते हैं तो वो कहलाता है टेररिज्म। ये डेफिनेशन जो लोग पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जिनको रिटन आंसर लिखना है, जिनको मेंस में रिटन आंसर लिखना है, उनके काम ये डेफिनेशन आएगी। ठीक है, तो वो इस डेफिनेशन को जरूर याद रखें, क्योंकि सिक्योरिटी वाला जो चैप्टर आपका जीएस 3 में आता है वहां पर ये काम आएगा। ठीक है, तो पर्पस क्या है इस बुक का, टू ट्रेस हाउ द कॉम्बैटिंग ऑफ टेररिज्म कैन बी हार्मोनाइज्ड with human and fundamental rights within reasonable restrictions that is permitted by the constitution and upheld by the Supreme Court of India। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सबसे बढ़िया लाइन तो उन्होंने यहाँ लिखी है, दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो लीनियर नहीं, यानी ऐसा नहीं है कि आप उनको डायरेक्ट बैलेंस कर सको, लेकिन नॉन लीनियर है। मतलब आपको पॉइंट पॉइंट पर देखना पड़ेगा कि कहां पर आप नेशनल सिक्योरिटी को प्रेफरेंस दे रहे हैं, कहां पर आप ह्यूमन राइट्स को प्रेफरेंस दे रहे हैं। दिस एंडेवर इज द पर्पस ऑफ द राइटिंग दिस बुक। ठीक है, बुक बहुत बढ़िया है, बहुत दिमाग से लिखी गई है। देखिए कोई भी आर्टिकल एब्सोल्यूट नहीं है, कोई भी आपका आर्टिकल एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, जॉबलेस भाई वो बंदा एमपी है, जॉबलेस कह रहे हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो बंदा, आप उसको जॉबलेस कह रहे हो? वो कुछ भी ना करके आपसे ज्यादा कमा रहा होगा इस टाइम। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। इंडिया एंड विच कंट्री हैज लॉन्च्ड द क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग? नाम क्या है उसका? CAFMD। बताइए, करेक्ट आंसर बताना है इसका। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, आप अपने आप को बोल रहे हैं? अरे नहीं भाई, आप भी जॉबलेस क्यों हैं, आप भी तो मेहनत ही कर रहे हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ये हमने यूएस के साथ साइन किया है। मतलब दो चीज करनी, एक तो क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड हमें प्रोविजंस बनाने यूएस के साथ मिलके, प्लस पैसा भी लेना है उनसे, फाइनेंस मोबिलाइजेशन करना है, क्योंकि यूएसए इज अ डेवलप्ड कंट्री, वो हमें पैसा देगा, क्योंकि हमें रिन्यूएबल एनर्जी की जरूरत है। अब ये दुनिया में जितना भी ग्लोबल वार्मिंग है, पॉल्यूशन है, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? डेवलप्ड कंट्रीज, जिन्होंने इंडस्ट्रीज डेवलप करी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बहुत कमाई करी, इंडस्ट्रीज डेवलप करके पूरी दुनिया में पॉल्यूशन फैलाया। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी ज्यादा बनती है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है डेवलप्ड कंट्रीज की। तो इसी रिगार्डिंग एक पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, उसमें ये डिसाइड हुआ था कि डेवलप्ड कंट्रीज पैसा देंगी किसको? डेवलपिंग कंट्रीज को, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज भी रिन्यूएबल एनर्जी में खर्चा कर पाए, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी महंगी पड़ती है। कहने की बात तो सीधी सी ये है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी तक पैसा किसी ने नहीं दिया, सब कह देते हैं कि पैसा देंगे, बट दिया अभी तक किसी नहीं है। ठीक है, तो ये आज का आपका पोर्शन था। ठीक है,
ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, पीडीएफ आपका अपलोड हो जाएगा, जैसे ये सितंबर वाला मैं कंप्लीट कर दूंगा फिर अपलोड कर दूंगा। तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। कल की क्लास में जहां तक है मैं आरओ का पेपर डिस्कस करूंगा, रिव्यू ऑफिसर का, ठीक है, तो उसमें भी आपको अटेंड करना है। तो अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, और ताकि बाकी लोगों तक भी ये इनिशिएटिव पहुंच पाए। चलिए फिर सेशन को यही एंड करते हैं। गुड नाइट एवरीवन।